सर, हम अपनी बातचीत को भारत को जो विकसित बनाने का मोदी जी का सपना है या इस सरकार का सपना है, इस विषय की ओर ले जाएँ, उसके पहले हम एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे सर, कि आपने सरकार के वित्त मंत्रालय जैसे मंत्रालय में बड़े करीब से सरकार के साथ काम किया है। और पूरी दुनिया में ग्लोबली जब हम देखते हैं तो कई तरह की अनिश्चितताएँ हैं, चाहे वो कोविड की हो, चाहे वो आप युद्ध की हो, आप कई फ्रंट पे आप युद्ध देख रहे हो। तो ऐसे अनिश्चितताओं के दौर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार अपने नीतियों का, अपने आर्थिक नीतियों का निर्धारण कैसे करती है? पहली बात तो जो हमें कह रहे हैं कि अनिश्चितता का काल है, तो ये अनसर्टेनिटी ऐसा नहीं कि बस यही दौर है। दुनिया में हर दौर एक अनसर्टेन पीरियड रहा है। आज से आप 10 साल पहले जाएँगे तो उस टाइम यूरोज़ोन क्राइसिस हुआ था, तब भी लोग यही कहते थे कि आने वाला भविष्य अनसर्टेन है। उससे पहले 9/11 के बाद भी लोग यही कहते थे कि अनसर्टेन वर्ल्ड है। उसके पहले 91 में सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद भी सो टाइम हैज़ ऑलवेज़ बीन अनसर्टेन। यू इफ यू गो टू वर्ल्ड वॉर या कभी भी आप जाइए तो वर्ल्ड टाइम हैज़ ऑलवेज़ बीन अनसर्टेन। जी। सो दैट्स अ नॉर्म। अनसर्टेनिटी इज़ द नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और इवन इन आवर डेली लाइफ्स। गवर्नमेंट जो है ये हमारी जो है ये प्रिपेयर पहले हम लोग एक फ्रेमवर्क लेके काम करते थे। प्लानिंग कमीशन होता था जहां हम लोग 5 साल का प्लान लेके चलते थे, जहां पे इट यूज्ड टू बी ऑल इंटेलिजेंट मेन ऑफ द वाइज मेन ऑफ द सोसाइटी जो कि एक जगह पे आकर के काम करते थे। बट क्या आज के समय में आप 5 साल का प्लान आप दूरदर्शिता के साथ तो आप चल नहीं सकते, जिस टाइप की अनसर्टेनिटीज आ रही है, जिस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है। तो हमारा जो अभी का स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग बारबेल स्ट्रैटेजी कहते हैं। बारबेल स्ट्रैटेजी है कि हम लोग दो ऑपोजिट एक्सट्रीम एंड्स को लेते हैं कि पॉसिबल आउटकम क्या होंगे और हम दोनों पे अपना काम करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग कोविड का टाइम लेते हैं। जब कोविड 2020 के मार्च में अचानक से आउटब्रेक होता है तो वी हैड वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज सपोज्ड टू हेल्प अस, वो हमें हेल्प नहीं कर रहा था। हमें बस इतना पता था कि कुछ वुहान में कुछ हुआ है एंड उसके बाद हम लोगों ने बाकी हर देशों के जैसे हमने भी अपने कमिटीज और एक्सपर्ट्स को बुलाए और लोगों ने अलग अलग ओपिनियन दिए। कुछ लोगों ने एक्सट्रीम ओपिनियन दिया कि दिस विल कॉज मिलियंस ऑफ डेथ्स बाय द जून 2020, देयर विल बी सम 30 मिलियन केसेस एंड 3 मिलियन डेथ्स इन इंडिया। और कुछ लोगों ने बोला दिस इज अ नॉर्मल फ्लू। तो हम लोगों ने क्या किया कि वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। उसके बाद क्योंकि वंस वी हैव टेकन अ डिसीजन फॉर 1.3 1.4 बिलियन पीपल, हम लोग वापस पीछे नहीं आ सकते थे। बाकी कंट्रीज, छोटे कंट्रीज में ये ऑप्शन है कि अगर आप एक बार फेल कर रहे हो तो आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। हमारे पास बहुत क्लियर मैंडेट था कि ये इतने लोगों के साथ अगर हमने एक बार ले लिया स्टैंड तो वही रहना होगा। तो हमने पहला वर्स्ट केस को प्रिडिक्ट किया, प्रिज्यूम किया कि यहाँ पे इट विल बी अ मैसिव फ्लू एंड मैसिव डेथ। तो वी इम्पोज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन मार्च 2020। लोग बहुत क्रिटिसाइज किए उस टाइम में मोदी जी का कि अ, अभी तो केसेस भी नहीं है, वाई आर यू इम्पोजिंग द लॉकडाउन। तो दैट वाज द इंटेंशन कि हमें पहले वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर किया, देन वी इमीडिएटली स्टार्टेड प्रोवाइडिंग लोगों को एड देना स्टार्ट कर दिए। आपको याद होगा उसी टाइम हमने पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो राशन वाला जो स्कीम है वो स्टार्ट किया। एमएसएमई को हमने स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था, अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का पैकेज। मिस द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रोज डेली आती थी। तो हम लोग डेली बेसिस पे दिस गवर्नमेंट वर्क्स, इनका जो बेसिक फंडामेंटल, वी डोंट टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। हम लोग जैसे रिस्पॉन्स आते हैं उसके हिसाब से अपना डेली बेसिस पे चेंज करते हैं। एंड देन फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड, जब हमें ये पता चल गया कि ये उतना सीरियस नहीं है, देन वी स्टार्टेड स्लोली ओपनिंग अप द इकोनॉमी। और उस टाइम एक मेजर डिबेट हो रहा था, सारे कंट्रीज कह रहे थे इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग ऑल द इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, इंक्लूडिंग आवर अपोजिशन लीडर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, कहते कि इंडिया शुड डू एनीथिंग, बेग बोरो स्टील प्रिंट मनी, जो करिए आप लोगों के जेब में पैसे डालिए। वी डिड नॉट डू दैट। हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम करेंगे, रोड्स बनाएंगे और हम लोग लोगों के जेब में पैसा नहीं डालेंगे। छोटा मोटा जो गरीब कल्याण है उस सब टाइप का दिया जाएगा, बट इन जनरल लार्ज लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक डिमांड की प्रॉब्लम नहीं थी। डिमांड उस टाइम लोगों की डिमांड थी, बट हम लोगों ने एक अचानक से एक लॉकडाउन डाल करके इसको रोक दिया था। सो हम लोगों ने उस टाइम में कहा कि लोगों को जेब में पैसा डालने से अच्छा है कि उनको अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए, ताकि वे लोग अपना इकोनॉमिक आउटपुट में पार्टिसिपेट कर सके। तो दिस इज हाउ वी हैव बीन वर्किंग। हम लोग हमेशा रिएक्शन लेते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म लेकर के काम करते हैं। दैट फीडबैक वर्क्स ऑन डेली बेसिस एंड इट इज बीइंग मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑन एवरीडे रियल टाइम बेसिस। ये हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है कंपेयर टू अर्लियर ईरा, जहां पे हम लोग 5 ईयर प्लान लेकर के चलते थे। एंड अगर वो 5 ईयर प्लान लेके हम लोग चलते तो आज के टाइम में वी कुड हैव नेवर टैकल्ड कोविड, बिकॉज नोबडी कुड हैव प्रिवेंट थॉट 5 इयर्स अगो कि क्या होने वाला है। दिस वाज द डिफरेंस। सर, आपने कोविड की बात की है सर।
बट कोविड में जब हम देखते हैं सर, जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए और जो चैलेंजेज आए, तो सबसे पहले सर हम आपको कुछ आपने उस वक़्त काम किया है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस वक़्त चैलेंजेज क्या थे? बट मैं इसके साथ-साथ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से डेथ हुई, जिस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में, उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। तो मैं आपसे ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि क्या कोविड से सबक लेके सरकार ने कुछ इसके इसके लिए जो हेल्थ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए भी उसने प्रयास किए हैं? और आज के समय में अगर इस तरह की कोई महामारी देश में आ जाती है, वो कोविड ही नहीं कोई और भी हो नई कोई बीमारी आ जाए, तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं, हमारी इकोनॉमी और हमारी सरकार कितनी तैयार है? टू बी ऑनेस्ट, कोई भी कंट्री तैयार नहीं हो सकता है। किसी को नहीं पता कि किस रूप में अगली बीमारी आएगी। कोविड ने जो हमें दिखाया वो एक आईना दिखा दिया कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर हेल्थ केयर स्टेटस। ये मैं स्वीकार करता हूँ। बट आप अगर देखिएगा तो आप कंपेयर करिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से। हम लोग जब टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट डेथ्स काउंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें दिखता है। बट अगर हम लोग पर कैपिटा बेसिस पे काउंट करते हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा था कि वन ऑफ द डेथ्स रिपोर्टेड डेथ्स वेरी वेरी लो। नंबर 2, वी वर द ओनली कंट्री टू डेवलप अ वैक्सीन ऑन आवर ओन इन अ सच अ क्विक स्पैन ऑफ टाइम, और हमने अपने साथ-साथ पूरी दुनिया को फ्री में उसको प्रोवाइड करवाया था। तो ये जी। हमारा एक साइंटिफिक रेजिलियंस दर्शाता है। तीसरी बात, क्या हम लोग प्रिपेयर्ड हैं आगे क्या होने वाला है? तो उसमें अगर आप मोदी जी का पिछले इफ यू हेल्थ लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात हाँ, करें सिर्फ हम, मैं हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर हमारा रहा हूँ। कितना इम्प्रूव हुआ है, तो सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किए, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। earlier in before 2014 we had only one AIIMS in India, in Delhi. Right now we are having around 15 or plus AIIMS almost in several states of India. उसके बाद नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट होता है वो ऑलमोस्ट 2.5% बढ़ चुका है। नंबर ऑफ नर्सेज है उसका हमने सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट की सब बढ़ा करके इंडिया में 2.5 गुना से ज्यादा वो भी हम लोग का बढ़ चुका है। उसके साथ प्राइवेट हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स भी काफी इंडिया में इम्प्रूव हो रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत, और से ज्यादा कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हमारा बजट है, अगर इस बार भी आप बजट में देखिएगा तो हेल्थ का बजट अगर आप कंटिन्यूअसली हर साल आप देखते हैं तो 2014 से 4 टू 14 और 14 से 23 24 का पीरियड आप देखते हैं तो हमारा हेल्थ बजट भी नियरली 3 टाइम्स बढ़ा है। तो चेंजेस हो ही है, काफी ज्यादा हो रही है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन देन वी वर अर्लियर। एंड इफ अगर कुछ होता है तो हम लोग उससे ज्यादा बेहतर करेंगे क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हमारे पास पता है कि हमने कैसा है, हमारे पास एक्सपीरियंस, हमारे पास नॉलेज है। तो वी आर इन मच बेटर प्रिपेयर्ड पोजीशन, बट अगेन ये अनसर्टेन है। 24 का जो अंतरिम बजट है, वो भारत को 2047 में भारत के स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में भारत को विकसित बनाने का सपना और दिशा किस तरह से होगी, इस पे बात करती है। सर हम आपसे चूँकि आपने मंत्रालय में इतने करीब से काम किया है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों से, वो जो लंबे-लंबे और टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को छोड़ भी दें, तो आम जनता को आप ये कैसे हम समझाएँ, दशा और दिशा क्या है और उसके लिए क्या मेजर स्टेप्स आगे लिए जा रहे हैं? मुझे परमिट करें तो मैं एक स्क्रीन यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, एक प्रेज़ेंटेशन जो मैंने बिल्कुल सर। बनाया है। बड़े-बड़े आंकड़ों के पीछे हम लोग नहीं जाएँगे, बट जो इस बजट का मुख्य उद्देश्य था, इसे प्राइम मिनिस्टर ने दिशा निर्देशक बजट का नाम दिया है। तो दिशा निर्देशक जी, का अर्थ है कि वो अगले 23 साल की फाउंडेशन रख रहा है, उसकी नींव रख रहा है। और वो फाउंडेशन कैसे रख रहा है, तो हमारा अभी सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस होने वाला है, वो होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे। नाउ व्हाट इज़ जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग? कैपेक्स जिसे हम लोग कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत में पहले लगभग 2 लाख करोड़ रुपया होता था। एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, भारत ने पिछले 70 सालों में 7 ट्रिलियन के आसपास खर्चा किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। एंड फ्रॉम 2014 टू 2023-24 we have invested in infrastructure development more than what we invested in last 70 years. सिर्फ 70 साल का एक जगह और पिछले 10 साल का एक जगह पे अचानक हो जाता है। तो हम लोग क्यों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं? अमेरिका के बारे में एक स्लोगन कहा जाता है, अमेरिका इज नॉट ग्रेट बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर नॉट ग्रेट बिकॉज अमेरिका इज ग्रेट, बट अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर ग्रेट। रोड्स अगर हम लोग अगर किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते हैं तो उससे इमीडिएटली पॉवर्टी रिड्यूस होता है, उसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। अगर हम लोग जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे अगर डेवलपमेंट पे पर पैसा खर्च करते हैं तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है दैट्स अराउंड 0.95। यानी कि अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं इन सब डेवलपमेंटल चीज पे तो आपको 95 रुपया का 95 पैसा का आपको बेनिफिट होगा, यानी कि आपको 5 रुपया का लॉस ही हो रहा है एक तरीके से। लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स वो जी, स्किल डेवलपमेंट वो काम देता है, हम लोग इमीडिएट शॉर्ट टर्म पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। बट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है अराउंड 400 पर। तो अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो आपको 4 रुपया आता है।
तो दैट्स अ जी, 500% का ग्रोथ आपको मिल रहा है। तो ये होता है, इसलिए हमारी फोकस है number one on capital expenditure, number two on reducing fiscal deficit, and number three on controlling inflation, and number four on keeping currency rupee strength in control. इन तीन चीज को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी इन्फ्लेशन को हमें कम रखना है, फिजिकल डेफिसिट को कम रखना है, और करेंसी को जो रुपी डॉलर का है फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना है। अगर हम ये तीन कर लेते हैं तो हम लोग बाकी सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बस इस तीन चीज से। बाकी हम लोग अगर आप देखिएगा स्पेंडिंग, तो हर एक सेक्टर में हमने एक भी, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, माइनॉरिटी अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स, कोई भी अगर आप ले लीजिए, हमने पैसा कम नहीं किया, हमेशा बढ़ाया ही है। बट हम लोग का मेजर जो पैसा जा रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने अराउंड दिस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ रुपीज का खर्चा किया है, और 11% से बढ़ाए हैं। तो आप उसमें देखिए कि मेन पैसा हम लोग का जा रहा है रोड पे, रेलवे पे, डिफेंस पे और स्टेट्स को बढ़ाने पे। इसी तरह तो ये हमारे मेजर अगले साल के नहीं, अगले 20 साल के यही हमारे दिशा होने वाले हैं। हम लोग अपने सोशल सेक्टर पे खर्चा करेंगे, हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे, और हम लोग अपने डेफिसिट को हमेशा मैनेज करके आगे बढ़ेंगे। इस 3 पिलर के साथ अगर हम करते हैं तो हम लोग अपने फ्यूचर को हम लोग अचीव कर सकते हैं। सर ये व्हाइट पेपर जारी किया गया है और व्हाइट पेपर में व्हाइट पेपर जनरली इसके पहले हम लोग ये जानते थे कि व्हाइट पेपर का मतलब ये होता है कि कोई मेजर पॉलिसी चेंजेज हो रहे हैं तो उसके निर्धारण कैसे हो रही है, आगे की दिशा दिशा कैसे होगी, रोड मैप क्या होगा। बट इस बार जो रोड मैप जारी किया गया उसमें एक तुलना है पिछले सरकारों की, यूपीए सरकारों की, और तुलना तुलना की गई है यूपीए सरकार की और जो एनडीए की 10 साल की सरकार रही है। तो कई लोग इस पे भी सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सच में व्हाइट पेपर है या कुछ और है, या इसका एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है इस रिपोर्ट का। बट हम इन बातों को छोड़ के, इन राजनीतिक बातों को छोड़ के, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एज ए आपने मिनिस्ट्री में जिस तरीके से काम किया है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन 10 सालों में आपकी नज़र में मोदी सरकार की मेजर रिफॉर्म्स 10 सालों में आपकी नज़र में मेजर रिफॉर्म्स क्या रहे? आपने 2 प्रश्न पूछे हैं इसमें, एक व्हाइट पेपर पे और एक मेजर रिफॉर्म्स पे। मैं एक सिंपल सा, अगर व्हाइट पेपर आपने बोला कि ये पॉलिटिकल टूल तो नहीं, अगर ये पॉलिटिकल टूल होता तो इसको हम लोग 2014 में लाए होते। अगर आप 2014 में जब हम लोग ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं गवर्नमेंट में, तो वी सॉ दैट द स्टेटस ऑफ आवर बैंकिंग सिस्टम वाज टोटली इन अ मेस। कोई भी इकोनॉमी का जी, मेन ड्राइवर होता है वो बैंकिंग सेक्टर होता है, उसके बैंक्स होते हैं। जी, और हम लोग जी, उस टाइम में देखते हैं कि जो एनपीए था, ग्रॉस एनपीए, वो बहुत ज़्यादा हाई था, और उसमें भी बहुत सारे डेटा फर्स्ट थे जो छुपाए गए थे। उस टाइम में एनपीए, ग्रॉस एनपीए वाज मोर देन 10%, और अगर आपका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर 3-4% से ज़्यादा है तो इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन। दूसरी बात है कि डेटा मैनिपुलेशन था, बहुत सारे बैलेंस शीट को जो छुपाए गए थे, और उस टाइम में आपको याद होगा 2004 से 14 के बीच में कई सारे ऐसे नाम आज के टाइम में हैं जो भारत छोड़ करके, उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए हैं। ये सब लोग, इनको लोन मिला था कांग्रेस के टाइम में, और जब बीजेपी की सरकार वापस आती है तो वी स्टार्टेड टाइटनिंग द नट्स एंड बोल्ट्स, उनसे पैसा रिकवरी का स्टार्ट करते हैं। देन दे लेफ्ट कंट्री। उन्हें लोन दिया गया था कांग्रेस के टाइम में, आप नाम समझ सकते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ, जो उद्योगपति लोग जी, भारत छोड़ के गए थे। तो ये सब एक वहाँ पे एक सिस्टम चलता था, फ़ोन बैंकिंग। फ़ोन बैंकिंग मतलब फ़ोन करके आप बोलते थे, और कि मुझे इतना करोड़ का लोन चाहिए, चाहे वो किंगफिशर एयरलाइन के लिए सेटअप करने के लिए पैसा हो, या फिर कोई भी अदर नॉन यूटिलिटी, नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर के लिए, तो तुरंत पैसा दे दिया जाता था फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो और पब्लिक सेक्टर जी, बैंक्स वर इन अ टेरिबल कंडीशन। So at that point of time, we thought we will be bringing out the white paper, but had we brought the white paper, प्राइम मिनिस्टर 2016 में इसका जवाब देते हैं, तो पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी, भारत की इन्वेस्टर सेंटीमेंट पूरी खत्म हो जाती। सारे विदेशी निवेशक भारत छोड़कर पैसा अपना निकलने लगते, क्योंकि उन्हें पता चला कि भारत में पैसा उनका सुरक्षित ही नहीं, क्योंकि यहाँ की बैंक सारे के सारे कोलैप्स होने पर है। तो हम लोगों ने जी, सबसे पहले बैंकिंग रिफॉर्म्स को स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्टेड विथ आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड, जिसके अंतर्गत हम लोग कंपनी जो शट डाउन हो रहे थे, जो दिवालिया हो गए थे, उन सबको इजीली उनको क्लोज डाउन कर सके। पहले भारत में अगर आपको एक कंपनी क्लोज करना है, वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग यूनिट है, उसको अपना बंद करना, तो उसमें भी आपको 15-20 साल लग जाते थे, बहुत इतने खराब थे। हमने उसे एक स्विफ्ट दिया, एंड वी स्टार्टेड विद द वर्स्ट केस सिनेरियो, और हम लोगों ने बिग 12 को निकाल करके एंड वी सॉल्व्ड इट। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड के बाद हम लोग जीएसटी लाते हैं। जीएसटी जब आया था तो उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था,
इट वाज अ मेसी थिंग, बट देन जीएसटी वाज मच नीडेड, क्योंकि जीएसटी एक तरीके से भारत साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इटसेल्फ, इट वाज एन एफटीए दैट इंडिया साइंड विथ इटसेल्फ। जीएसटी का सिंपल भारत भाषा में अर्थ है, पहले मुंबई से मैनहट्टन ट्रेड करना वाज मच इजियर देन ट्रेडिंग फ्रॉम मुंबई टू पटना, क्योंकि आपको मुंबई से पटना ट्रेड करने के लिए आपको एक्साइज देने होंगे, कस्टम्स देने होंगे, ऑक्ट्रॉय देने होंगे, कई तरीके के टैक्सेस होते थे, हर राज्य के अपने होते थे, स्टेट्स के, सेंट्रल्स के अपने होते थे, लगभग 16-17 तरीके के भारत में टैक्सेस थे। आज हम लोग ने एक टैक्स ला दिया, यूनिफॉर्म टैक्सेस। जीएसटी पे ही एक सवाल आते हैं सर, आपने जीएसटी की बात की तो एक सवाल आता है कि जीएसटी में स्लैब्स जितने बनाए गए हैं वो पूरी दुनिया में इतने स्लैब्स कहीं नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक फेरारी के ऊपर में जो टैक्स होना चाहिए वो एक दूध के पैकेट के ऊपर में भी एक ही सिंगल स्लैब होना चाहिए, या फिर आप ये स्वीकारते हैं कि फेरारी जो खरीद रहा है उससे ज्यादा टैक्स चार्ज करना चाहिए और जो एक दूध का पैकेट खरीद रहा है उससे कम चार्ज करना चाहिए? So that is why we have three slabs: 5%, 12% and 18% and 28%. तो जो सबसे महंगे जो लग्जूरियस गुड्स है उस पे वी हैव द हाईएस्ट जीएसटी 28%, बट जो बेसिक नेसेसिटीज है उस पे वी हैव 5%। सो डिपेंडिंग ऑन कस्टमर, जो किस तरीके का कस्टमर है कि एक प्रोडक्ट को कौन ज्यादा खरीदेगा, उस तरीके से हमने लग्जूरियस गुड, दोज हु आर बाइंग दे हैव टू पे मोर टैक्सेस, एंड जो कॉमन कंज्यूमर गुड्स है फॉर दैट वी हैव वेरी लिमिटेड टैक्सेस। सो आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नाउ व्हाट जीएसटी डिड, कि पहले इंडिया में जीएसटी के पहले लोग टैक्स कलेक्शन काफी कम होता था। उस टाइम में जब 16 में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, काफी नॉइजेस, हल्ला हो भी हुआ था, पर आज जब आप भारत की स्थिति देखते हैं तो हमारा एवरेज जो जीएसटी कलेक्शन है मंथली वो 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने लगा है, जो कि पहले कभी भी हम लोग का 50-60,000 70,000 करोड़ से ज्यादा अधिक नहीं टच कर पाता था। तो दैट इज अ बिग सक्सेस। कहाँ 60,000 50,000 करोड़ रुपया महीना से आपका 1,60,000 करोड़ रुपया महीना। तो यानी पीपल आर नाउ कंप्लाइंग। वी मेड जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने हमने ओपन सिंगल विंडो कर दिया, सब कुछ आपका इंटरनेट से ही आप अपना घर बैठे बैठे अपना टैक्स कंप्लाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी वेबसाइट बनाया है। जब आप अपना कंपनी का जीएसटी फाइल करेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा, इट्स अ वेरी इजी टू यूज वेबसाइट। हमने मिडिल मैन को हटा दिया। मिडिल मैन का अर्थ यानी कि आपको जो टैक्स कलेक्शन के लिए बिजनेसमैन को हमेशा ऑफिस में जाते थे, और या तो इनकम टैक्स वाले उनके घर पे आते थे, या अब कलेक्शन के लिए तो अब वो सब चीज नहीं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम, सब कुछ आप ऑनलाइन पोर्टल पे करोगे, तो वी रिमूव द गैप, द मिडिल मैन बिटवीन द स्टेट एंड द कस्टमर, दैट इज बिजनेस कम्युनिटी। बिकॉज ऑफ दी इंसेंटिवाइजेशन, जीएसटी की वजह से हमारा आज देश का हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। तो ये दूसरा मेजर रिफॉर्म था। तीसरा, उसके बाद हम लोग आते हैं कोविड के पीक पे। जो आपका पहला प्रश्न था कोविड के बारे में कि हमने क्या किया टैकल करने के लिए, उस टाइम में हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत का स्कीम अनाउंस करते हैं, एंड वी ऑलरेडी गिवन द आइडिया ऑफ मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, बट इस टाइम में हम लोग उसको और अच्छे से एनफोर्समेंट के लिए आते हैं। एंड एट द पीक ऑफ कोविड जब हमारे देश बिल्कुल वी आर बैटलिंग ऑन वन साइड द हेल्थ कंडीशन, वी आर आल्सो अग्रेसिवली फाइटिंग कि हम लोग कैसे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को अपनी सुधार सके। तो हम लोग काफी ज्यादा लिबरलाइजेशन कर रहे थे, बिग टिकट लिबरलाइजेशन, जैसे कि ओपनिंग अप ऑफ जियो स्पेशल सेक्टर, ओपनिंग अप ऑफ ड्रोन सेक्टर, सेलिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, जो कि लॉस मेकिंग यूनिट थी और उसको हम लोग को बेचना। इट वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग एलआईसी का आईपीओ ला रहे थे। तो ये सब एक बहुत बड़े बिग टिकट रिफॉर्म्स हो रहे थे जिसको हम लोगों ने अचीव किया है पिछले 10 साल में। तो अगर हम एक मैं नटशेल में अगर मैं बोलूं तो मोदी वन वाज बेसिकली अबाउट फाइटिंग जो यूपीए के जो 10 साल के वीकनेसेस थे हमारे मिसमैनेजमेंट के, उसको हम लोगों ने गैप भरना, एज वेल एज गिविंग प्रोवाइडिंग बेसिक आम जनता के पेट को भरना, जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम है, बिजली, सड़क, पानी, घर, स्वच्छता, आवास योजना, इस टाइप की छोटी छोटी जो बिग रिफॉर्म्स थी उसको हमने फोकस किया। Modi too was about basically going ahead and doing some big ticket reforms on structural reforms like infrastructure development, आत्मनिर्भर भारत, इन सब पे हमने फोकस किया। एंड देन विल बी गोइंग टू मोदी 3.0, वो उसकी अलग बात है। बट मैं आपको बस एक अगर स्लाइड आप प्लीज चेक करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मोदी यूपीए वर्सेस एनडीए में क्या डिफरेंस था। तो आप देखिए, पहले हमारी इकोनॉमी यूपीए के टाइम में जब 2014 में 11th रैंक थे, हम लोग अभी आकर के 5th रैंक पे आ गए हैं, और हम लोग बहुत जल्दी बाय दी मोदी, इफ द Modi there is a 3.0, then we'll be reaching a third rank in the world. हमारा एफडीआई इनफ्लो काफी बढ़ गया, पहले 304 बिलियन से अभी 650 के आसपास हो चुका है। हमारे टैक्स रेट्स को हमने काफी कम किए हैं। पहले हम लोग 20% के आसपास टैक्स रेट होता था इफेक्टिव टैक्स रेट, अब हम लोग 10% पे ला दिए हैं।
डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी, आप हर एक देखिए इन सीपीआई इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन वाज, आपको याद होगा यूपीए के टाइम में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। 10% से ऊपर उसके रहा है, जो उसको हमने 5.65 पे ले आए। पॉवर्टी हमने कम किया, उस टाइम में 29% से अभी 11.28 ले आए हैं। वी हैव रिमूव्ड 450 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 9 इयर्स, व्हिच इज अ रिकॉर्ड इन वर्ल्ड। ऐसा दुनिया में बहुत कम जगह पे हुआ है। मे बी इवन चाइना, आई डाउट कि दे हैव अचीव्ड दिस और नॉट। इस टाइप से हमारे अचीवमेंट्स काफी ज्यादा हैं हर एक सेक्टर में। आप पेटेंट में हमारा देखिए, पहले हम लोग सिर्फ 4200 पेटेंट देते थे, टुडे वी आर साइनिंग 47,000 पेटेंट्स एवरी ईयर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 से हम लोग 63rd रैंक पे आ गए हैं, एंड दिस इज 2020, उसका डेटा अपडेट नहीं हुआ है। अभी हम लोग शायद 30-40 पे होंगे कहीं पे। हमें एक कंपनी को खोलने के लिए पहले भारत में 14 आपको स्टेप्स होते थे, उसको हमने सिर्फ 3 स्टेप्स ला दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अपने इंडिया में लोग खोल सके। स्टार्टअप्स वी हैड जस्ट 350, टुडे वी हैव 1 लाख प्लस स्टार्टअप्स। यूनिकॉर्न्स हम लोग के पास 2014 में सिर्फ 4 थे, आज हमारे पास 110 यूनिकॉर्न्स हैं 1 बिलियन प्लस के। ऐसे हर एक सेक्टर में इंटरनेट पेनिट्रेशन, सिर्फ 30 करोड़ के पास भारतीयों के पास इंटरनेट था, आज 88 करोड़ के पास है। मोबाइल डेटा पहले 1 जीबी हमारा 269 रुपीज पर जीबी था, टुडे इट हैज कम डाउन टू 10 रुपी पर जीबी। एंड एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी कहती है कि जिस देश में अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन अगर 10% से बढ़ता है, तो वहां का जीडीपी 2% से ऐड होता है। तो ऐसे डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे कहाँ 127 करोड़ से अभी 13,462 करोड़। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टुडे इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इन नंबर 4 इन इलेक्ट्रॉनिक। एप्पल, सैमसंग, सबके सबसे बड़े ऑफिस फैक्ट्रीज इंडिया में है। तो वी हैव अचीव्ड, वी हैड, आप मेडिकल का क्वेश्चन पूछ रहे थे, वी हैड 387 मेडिकल कॉलेजेस, टुडे वी हैव 704, ऑलमोस्ट डबल। मेडिकल सीट्स वी हैव डबल्ड 51,000 टू 1 लाख। तो ये हर एक चीज में हम लोगों ने रोटी, कपड़ा, पानी, बिजली, सड़क, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सारे के सारे जो 70 साल से जो मुद्दे चल रहे थे लगातार हर सरकार, उसको हमने खत्म करने का पूरा कोशिश किया है। और आप ये आंकड़े आपको क्लियरली आपके सामने में दिखा रहे हैं। 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार थे और 2022 में जब आपकी सरकार रहती है, पिछले साल तक ये बेरोजगारी जो है वो 4 करोड़ तक बढ़ गई। एलपीजी का जो कीमतें थी वो 2014 में 410 रुपए थी और ये 120% बढ़ के 2024 में 903 रुपए। पेट्रोल की कीमतें 71 रुपए से, यूपीए के समय 71 रुपए से आपके समय 97 पर लीटर, लगभग 37% बढ़ा है। 31 दिसंबर 2022 का एक डेटा है एनएसओ का। इस डेटा के अनुसार किसान से ज्यादा जो है इस देश में मजदूरों की कमाई बढ़ गई है, मजदूर कमा रहे हैं। उसके अलावा एससी एसटी, क्राइम अगेंस्ट एससी एसटी में 48% का इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो आप एफडीआई की बात कर रहे थे सर, ये आपकी सरकार के समय का एक डेटा है मेरे पास। तो आप इस पे जो आपने कही कि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी है सर, इस बेरोजगारी को ये करने में, इसको दूर करने में, और हर जगह है ये, आप बिहार निकल जाए, मैं बिहार से बैठ के आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ अभी, बिहार आप निकल जाए तो ये बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इसको करने में मोदी सरकार इतनी विफल क्यों रही, और इसके लिए क्या पॉलिसी कुछ आने वाली है आपकी? आप इस पे बारे में क्या बताएंगे? और आपके जितने भी मुद्दे आपने उठाए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको डिसमिस आसानी से कोई अगर करता है तो वो बेवकूफी। और हमारी दिस गवर्नमेंट डेफिनेटली डज नॉट डिसमिस सच क्वेश्चन। We take all these issues very seriously. Now coming to the point, we first start is unemployment, inflation, petrol prices, LPG, and currency. Right? These 5 forex reserves 6. So unemployment, अगर आप अभी देखते हैं, ideally I wish कि there is not a single person in this world who remains unemployed, but अभी हमारी unemployment data जो recent periodic labor force survey, उसके हिसाब से we are at the lowest at present 3.2%. Inflation, यूपीए के टाइम में कलेक्टिव इन्फ्लेशन जो 10 इयर्स का था, दैट वाज मोर देन 10%, 9 उस खास वो 2012-13 में इट वाज मोर देन 11-12-13-14%, जो एक पीरियोडिक इन्फ्लेशन जा रहा था। अभी के टाइम में इन्फ्लेशन हैज रिमेन्ड लार्जली विद इन दी 4 प्लस और माइनस 2% का रेंज, जो कि आरबीआई का मैंडेटेड है, यानी कि 2% से 6% का जो रेंज होता है, ये आरबीआई का मैंडेटेड रेंज है, इसके ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर में हम लोग मेजॉरिटी टाइम में 99% का हम लोग हमेशा ही रहे हैं। कोविड वाज एन एक्सेप्शनल ईयर, ऑन एन एवरेज वी आर इन 5.5 इन द लास्ट 10 ईयर। पेट्रोल प्राइसेस यू सेड की पहले 73 रुपया था और अभी 100 प्लस समथिंग है। तो पेट्रोल आपको ऐसे देखना हो कि पेट्रोल इज समथिंग दैट वी डू नॉट प्रोड्यूस, वी इंपोर्ट।
नाउ पेट्रोल 2004 में वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम में पेट्रोल का प्राइसेस अराउंड 34-35 रुपया था, जो जहां से बढ़ करके वो 73-74 रुपया जो आपने बोला वहां पे पहुंचा, विच इज ऑलमोस्ट डबल, राइट? बट इस दौर में ग्लोबल क्राइसिस भी तो उत्पन्न हुई आई थी विल सर, 2008 की 2009 की जो ग्लोबल इकोनॉमिक विल बी क्राइसिस अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में फैली, ये भी तो आपको कंसिडर करना होगा सर कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मैं उसे कंसीडर करके ही अगर अगर दूसरा क्वेश्चन होगा, लेट्स स्टिक टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, विल कम टू दैट इन अ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? So petrol राइट। prices during Vajpayee era was at the end of Vajpayee era was around 33-34 rupees per liter, which went to 73-74 rupees, which is almost 100% jump. Now from there, today 73-74 rupees in 2014 to 100, 102, 105, whatever nine is, 25-30%, 40% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। तो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितना कि हमें दिख रहा है। उसमें भी अगर आप देखिएगा, बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, पेट्रोल में टैक्स स्टेट का, गवर्नमेंट का भी एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा आता है। तो आप हर एक बीजेपी रूल स्टेट पे आप देखिएगा 96 टू 100, 102, 105 रुपए से ज्यादा नहीं है। बट अगर आप यूपीए या अपोजिशन रूल स्टेट्स देखते हैं, राजस्थान अभी बीजेपी के आई है, बट उसके पहले अगर आप देखेगा तो सबसे ज्यादा वहां पे आप हरियाणा में 90-100 रुपए, 99-100-102 में भराते हैं, और आप राजस्थान जस्ट बगल में जाते हैं तो आपको 112-115 रुपया। आप बिहार में अभी रह रहे हैं, बिहार में शायद 113-114 रुपया है। तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल है, और इसमें लेट्स नॉट गेट इनटू बीजेपी और अपोजिशन, बट देन वी आर सीइंग अ ट्रेंड की अपोजिशन रूल स्टेट्स में ज्यादा है। बिहार हैज स्विच्ड, राजस्थान हैज स्विच्ड, इट्स अ वेरी न्यू फिनोमेना, largely they were not. Then your next question was on LPG. Now LPG you said 400 rupees and now 1100 रुपया। तो आप प्लीज एक बार फिर से चेक करिए, उस टाइम में एलपीजी का जो रेट था 1152 रुपया था 2013 में। सब्सिडी के साथ मैंने रेट बताई थी, जो आम हाँ, जनता को अभी देनी पड़ती थी। आपको ये अभी भी तो सब्सिडी के साथ बताना होगा। तो जी अगर अभी जो है जी। सब्सिडी वाला सब्सिडाइज्ड है, वो लगभग 500 रुपये प्रति सिलेंडर पड़ रहा है, और जो नॉन सब्सिडाइज्ड है वो 900 या 1000 रुपये पड़ रहा है। तो यूपीए के टाइम में एलपीजी वाज मच मोर एक्सपेंसिव। 10 साल पहले इन्फ्लेशन होता है, रुपये की डिप्रिशिएट हो रही है, उसके बावजूद सिलेंडर का प्राइस ज्यादा था। आप जस्ट इट्स अ रैंडम गूगल सर्च, यू हैव टू जस्ट डू प्राइस ऑफ एलपीजी एंड यू विल गेट द आंसर। हम इस पे फिर से आएंगे सर, बट जी जी। आपसे एक और सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ। वो जी करेंसी वाला अगला पॉइंट आपने बताया कि जी, करेंसी जो फॉरेक्स था, रिजर्व की। Forex reserve. Today, Forex reserve in India at present in 2024 February is more than $600 billion, जो कि हमारे सारे डेफिसिट से कहीं ज्यादा है। हम लोग अभी एक साल तक बिना, अगर कुछ काम भी भारत देश में नहीं होता तो भी हम लोग अपना सर्वाइव कर लेंगे। अगर आपको एक उदाहरण दूं तो फॉरेक्स रिजर्व इंडिया में हम लोग 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ था, अंडर अ फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस, जब हमें गोल्ड अपना गिरवी कर रखना पड़ा था वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में, तो उस टाइम में हमारे पास सिर्फ 1 बिलियन, 2 बिलियन, $1.5 बिलियन के लिए हम लोग को इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा था। आज हमारे पास 600 प्लस बिलियन डॉलर है, इट इज एट ऑल टाइम हाई अभी राइट नाउ। आपने जो डेटा दिया थी इकोनॉमिक्स में, यही है ना कि डेटा कीप्स चेंजिंग वेरी क्विकली। एफडीआई का डेटा था सर, वो एफडीआई का जो था एफडीआई अप्रैल का से मैंने आपको सितंबर। डेटा अभी उस पीपीटी में भी आपको दिखाया था। इट इज अभी एफडीआई पे अगर आपको एक, आई विल जस्ट गिव यू वन सिंपल फैक्ट ऑन एफडीआई। 1947 से लेकर के टिल प्रेजेंट, till 2024 India has received roughly $950 billion FDI. इसमें से nearly $600 billion of that FDI has come in the last 25 months. From 1947 till 2024, India has received roughly $950 billion FDI, of which we have received nearly $600 billion FDI in the last 25 months from 162 countries in the world. It is a global record. In 61 sectors of economy, again a global record. किसी भी देश में 162 देश से इतना पैसा 61 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमीज में, इंडस्ट्रीज में नहीं आए हैं प्रकार के। एंड all these have not come to just Mumbai, Delhi, Hyderabad, Chennai or Pune. These FDI has come to 31 states and union territories of India. So this is a massive thing. This is unprecedented. It has never happened in any country of the world before. सिर्फ भारत नहीं। So ये FDI के ऊपर है। And the best part, 93% of this has come under open route without any special vehicle purposes or any special approval. 93% जो ये FDI आ रहे हैं, सिंगल विंडो से एक फॉर्म पे क्लिक करके, हमारे पास एक इन्वेस्ट इन इंडिया पोर्टल है,
उसके माध्यम से ये सारे के सारे आसानी से आ जाते हैं। तो वी हैव बिकम सच अ ईजी कंट्री टू इन्वेस्ट इन इंडिया, एंड दैट इज व्हाई आप हमारा रैंकिंग में देख रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इन सब में हमारी रैंकिंग में ये दर्शाता है। एंड लास्ट जी, आपका था करेंसी, शायद रुपया के ऊपर में 70, अभी रुपया। जी। फॉरेक्स रिजर्व और एफडीआई पे लास्ट में था, जो इसमें 24% की एफडीआई में गिरावट, मेरे पास जो डेटा है सर, और वो इसमें ये देखिए देखिए अगर आप मंथ ऑन ये मंथ डेटा 1 साल देखें, के अंदर, ये 1 हाँ, साल का डेटा है सर। अगर आप 1 साल के अंदर भी जी, अगर आप डेटा देखते हैं, तो वो जी, ग्राफ तो ऐसे-ऐसे जाएगा, बट अगर आप 10 ईयर जी, का लॉन्ग टर्म होराइज़न हम लोग जब देखते हैं, तो आपको ग्राफ हमेशा जी, ऊपर ही दिखेगा। जी। वो शॉर्ट सर टर्म फ्लक्चुएशंस आर अनअवॉइडेबल। जब हम लोग भी जी, आप और मैं जब अपनी स्टार्टअप या अपने बिज़नेस को करेंगे और जब डीप जाएँगे, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आएँगे। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कभी आपका खराब होगा परफॉर्मेंस। बट लॉन्ग टर्म में आपका ग्राफ को ओवर अ 5 ईयर पीरियड आपको पता चलेगा कि हाउ वी आर परफॉर्मिंग एज़ अ स्टार्टअप जी। और एज़ अ कंट्री बोथ। सर आपने और इस सरकार ने भी जब व्हाइट पेपर जारी किया गया, तो उसमें क्लेम किया गया कि 2004 से लेके 2014 तक का जो कालखंड है, ये लॉस्ट डिकेड है। बट जो डेटा जो बताते हैं, द डाटा से अदरवाइज दिस इज द पीरियड इंडिया हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट एज हाई एज 9%। The data also show that this is the shortest period after independence where per capita income doubled। यानी ये सबसे 10 साल का वो वर्ष है जब पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई सर, और आपने इसे लॉस्ट डिकेड कहा है। इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू शेयर अ स्क्रीन। देखिए आपका जो प्रश्न था कि लॉस्ट डिकेड क्यों नहीं है, हाईएस्ट ग्रोथ आया उस दौर में। बिल्कुल सही आपका प्रश्न है। उसपे 2 राय नहीं है कि हम लोगों ने 9% के आसपास हमने अचीव किया या 8% व्हाटएवर। बट अगर मुझे बोलना है कि पीयूष रंजन जी एक बहुत अच्छे लड़के हैं, तो पीयूष रंजन अकेले में आइसोलेशन में अच्छे नहीं होते हैं, वो किसी के तुलना में अच्छे या बुरे होते हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी देश। तो अगर पीयूष रंजन अच्छे हैं तो शायद कोई बहुत बुरा होगा, कोई बुरा होगा, कोई मध्यम होगा, कोई एवरेज होगा, कोई बहुत अच्छा होगा और कोई बहुत अच्छा होगा और कोई बेस्ट होगा पीयूष जी, राइट? तो जी वो सर। जो पीरियड था 2004 टू 14, दैट वाज़ अ पीरियड ऑफ वेरी हाई ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस टाइम में ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं 2004 से 2014 का, आपको स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा है, राइट? जी सर। आप देखिए ये दौर जो है, यहाँ पे चाइना है 465%, इंडिया हमारी है 381% का। तो ये मैंने 4 ग्राफ को बस शेयर किया है। यूएस जीडीपी, चाइनीज जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी और इंडिया की जीडीपी, हम चारों का कंपैरिजन देख रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो पीरियड है 2004 से 14 का कालखंड, ये इन जनरल बहुत हाई ग्रोथ है। यहाँ पे हर एक इकोनॉमी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया है। चाइना 465, इंडिया 381, वर्ल्ड का जो है 70 और यूएस जीडीपी 49%, क्योंकि उस टाइम ग्लोबल रिसेशन और ये सब चीज की प्रॉब्लम थी अमेरिका में। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, जब आप देखिए कैसे कैसे इंडिया का ग्राफ बढ़ रहा है और चाइना का घटता जा रहा है, जैसे हम लोग का 2014 के बाद में, यहाँ पे 2014 अब शुरू होता है और अब आप देखिए ग्राफ, हाउ वी हैव कॉट अप विद चाइना। ये हमने ना सिर्फ चाइना के साथ कॉट अप किया है, आप ये देखिए, चाइना एट 87%, इंडिया एट 84, यूएस 51 एंड वर्ल्ड जीडीपी 30। तो मेरा बेसिक कंक्लूजन जो ये है कहने का पॉइंट कि 2004 से 14 वर्ल्ड इन जनरल वाज अ पीरियड ऑफ वेरी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, और 14 से 24 जो है दौर, उस टाइम में वर्ल्ड की ग्रोथ काफी म्यूटेड रही है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ 30% आपको दिख रहा है, राइट, वर्ल्ड एवरेज। पर आपको 14 के आसपास पे आपको यही 4 से 14 के कालखंड में आपको यही वर्ल्ड का जो है वो आपको 80% दिख रहा है। तो ये बेसिक मुद्दा था। वो जो 4 से 14 का कालखंड था, उस टाइम में वर्ल्ड इन जनरल बहुत ऊंची भाग रही थी। तो उसमें अगर अगर इजी क्वेश्चन पेपर में या इजी फुल टॉस बॉल में कोई छक्का मारता है, वो ज्यादा बड़ी बात है, या यॉर्कर में कोई छक्का मारता है, दैट वी हैव टू डिसाइड। यॉर्कर में देखिए चक्कर मारते ये पूरी वर्ल्ड बहुत स्लो ग्रोथ रही है, हैं। एंड ये जी, और कमेगा ही। इस जी। पीरियड में 7% ज्यादा हमारे लिए बहुत इंप्रेसिव है। आज का 7% इज बेटर देन 10%, 12%, 14% ऑफ दैट एरा। एंड ओके एक सर। और बात, today we हाँ, are हाँ। going at 4%, it does not mean that our capacity is only 7%. Today India has the capacity right now to produce around 9 to 10% of the GDP output growth every year. बट हम लोगों ने जान के अपने एक्सेलेरेटर को थोड़ा स्लो कर दिया और ब्रेक को दबा के रखा है, क्योंकि हम भले ही 9%, 10% का ग्रोथ इस साल दे दें, बट आप बेचिएगा कहाँ पे?
जर्मनी इज इन रिसेशन, जापान इज इन रिसेशन, यूके इज इन रिसेशन। तो अगर बाहर में अगर आपका खरीदने वाला कोई नहीं है तो आप क्या करिएगा? चाइना डिड द सेम मिस्टेक इन 2004 टू 14, जब वर्ल्ड में यूएस में रिसेशन चल रही है उसकी वजह से बाकी देश में भी रिसेशन चल रही है, बट उन्हें अपना ग्रोथ ज्यादा दिखाना था। वो अपने डोमेस्टिकली इतना बेचे जा रहे थे, इतना आउटपुट क्रिएट किए जा रहे थे। रिजल्टेंटली व्हाट हैज हैपेंड इन चाइना टुडे इज, आप बहुत सारे शहरों में जाइएगा तो चाइना में घोस्ट टाउन का कॉन्सेप्ट आ गया है। यू मस्ट बी रीडिंग घोस्ट टाउन्स ऑफ चाइना। उन्होंने बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बना दिए, आज वहां पे रहने वाला कोई इंसान नहीं है। दे हैव एन इमिग्रेशन सिटी पॉइंट जहां पे एक भी इंसान नहीं आता है। तो इंडिया में भी राइट नाउ 2/3 ऑफ आवर जीडीपी कंजम्पशन इज फ्रॉम डोमेस्टिक डिमांड। बट अगर हम लोग अपना जबरदस्ती का 10% कर देंगे तो हमारे लोग कभी तो एक साल 2 साल 3 साल हम लोग एक्सीलरेट करेंगे। आप परपेचुअली तो आप नहीं ना जा पाइएगा उस रेट से। तो वी आर हैप्पी टू गो एट 7, 8, 9% and keep compounding it on every year basis rather than making the mistake of China. Today China is in a, I would not go to the extent of calling the word mess, लेकिन उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और जैसे सर, पहले चाइना के स्थिति पे सर हम जस्ट इस क्वेश्चन के बाद हम आएंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा बच गया है, जो इतने बड़े स्तर पे जब बदलाव और इतने बड़ा लक्ष्य अगर हम रख रहे हैं, भारत अगर इतना बड़ा सपना या मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा अगर सपना मोदी जी देख रहे हैं, भारत के लोग ये देखने लगे हैं, तो इसके लिए बड़े-बड़े बदलाव की जरूरत होगी, मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत होगी। तो मेरा आपसे ये समझना, दर्शकों के लिए आप हमें ये बताएं कि आगे आने वाले समय में इस मिशन 2047 के लिए कौन सा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म आगे प्रस्तावित है और क्या रास्ता हो सकता है सर? So number one is increasing the per capita income, no doubt, no question about it. आज हमारी पर कैपिटा इनकम $2,500 के आसपास है और इसको हम लोगों को एक विकसित अगर देश बनना है तो आज हम लोग जीडीपी में कह सकते हैं कि टुमारो हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं 2028-29 तक में। हम लोग $10 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन, व्हाटएवर जो नंबर हम लोग बढ़ा सकते हैं, जो कह सकते हैं। बट हमारे पास सिर्फ ये बात को याद रखना है, वी हैव ओनली अ पीरियड ऑफ 25 years, वी डोंट हैव मोर देन दैट। एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ इंडिया इज 29 years। 2050 में हमारी एवरेज एज अराउंड 40 years हो जाएगी, जो कि एक मिड एज होगी। तो हमारे पास फिर थोड़ा कंसर्न का पीरियड है। तो हमें इस दौर में जो करना है सो करना है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में एक मिसफॉर्चून रही है कि 1947 से लेकर के 2015 तक भारत की पर कैपिटा इनकम वाज लेसर देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ सब सहारन कंट्रीज। जब भी पर कैपिटा इनकम पे हमारे अपोजिशन वाले बात करते हैं, दे नेवर से दिस फैक्ट, but till 2015 our per capita income was very low. It was poorer than sub-Saharan African countries, and till 2007 our per capita income was below Pakistan. So number one, we have to increase the income of the people. How are we going to increase the people? Because we have got demography on our side, we have got diversity, we have got demand. All these things are situation हमारे and decarbonization हमारे चारों चीज हमारे फेवर में है। अब हमें क्या करना आगे? नंबर वन, हमें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पे काम करना है। नंबर टू, हमें रिफॉर्म्स जो हमारे अगले होंगे वो होगा डिजिटल सेक्टर में, डिजिटलाइजेशन में। डिजिटलाइजेशन में ऑलरेडी वी आर द फ्रंट रनर इन दी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ कैन यू प्लीज प्ले द पीपीटी। देखिए, हमारा अगला जो मिशन है जो अमेरिका ने 125 ईयर्स में अचीव किया है, वो हमें अगले 23 साल में अचीव करना है। तो आप बेसिकली ये देख सकते हैं हमारा एक दिशा तो अचीव हो रहा है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रोड्स और ये सब जो डेवलपमेंट मैंने बोला। ये आप अमेरिका का देखिए, 1850-60 में 50-60 में अमेरिका के बस इतने रोड्स थे, बट अमेरिका ने 1870 सिर्फ 10 साल में रोड्स कितना साउथ में भी अपना पेनिट्रेट कर लिया है। तो ये आपको दर्शाता है कि रोड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर ऐसे ही अमेरिका ने 19th सेंचुरी में आप फोकस करिए किन किन सेक्टर पे इनका फोकस था। दे फोकस्ड ऑन स्टील, ऑयल, रेल रोड, बैंकिंग, केमिकल, फार्म इक्विपमेंट एंड कार, ऑटोमोबाइल। देन ये आप देखिए इस ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा है ग्रोथ की अमेरिका कैसे कितने क्विकली अपना इंडस्ट्रियलाइज किया है। दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आई रियली वांटेड टू स्पीक अ लॉट ऑन यूएस वर्सेस इंडिया कंपैरिजन, बट शायद वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो यूएस को हम लोग जब देखते हैं तो उसकी ग्रोथ जो है वो ये 5-6 सेक्टर्स ने उसको ड्राइव किया था, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग, ये सब ने, एंड दे अचीव व्हाट दे हैड टू अचीव। बट देन उनका प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, वो अपने ग्रोथ को एक्सेलरेट किए जा रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स स्टार्टेड एंड इट फाइनली लेड टू अ क्रैश लैंडिंग in the form of 1929-33 depression, Great Depression. It is just like saying कि दिल्ली से पटना 1000 किलोमीटर है, अगर हम लोग 60, 70, 80, 100 किलोमीटर के स्पीड से चलाते हैं तो हमें 16 से 18-20 घंटे लगते हैं।
theoretically my car has a speed to go at a speed range of 150-160 किलोमीटर, बट और अगर मैं 150-160 स्पीड पे चलाता हूँ, then either I'll reach very fastly in maybe 10 hours, 5 hours, 7 hours, whatever. But दूसरा क्या होगा उसका रिजल्ट, मार्जिन ऑफ एरर अगर जरा सा भी मेरा होता है इधर उधर, तो एक्सीडेंट विल बी वेरी फेटल. अमेरिका ने वही गलती किया था. दे वेंट ऑन स्पीडिंग देयर एक्सीलेटर, उनका रोरिंग 20 जो आज से ठीक 100 साल पहले, आज 2020s में हम लोग जी रहे हैं, उस टाइम 1920s में उस पीरियड को कहा जाता था रोरिंग 20s. तो उस टाइम में वो लोग अपने एक्सीलेटर को इतना दबा दिए कि उनका 1933 आते आते ग्रेट डिप्रेशन हो जाता है, और उसके बाद उन्होंने स्लो डाउन किया और फिर काफी सारे रिफॉर्म्स को लाते हैं. तो यूएस की जो अगर इकोनॉमी को या नटशेल हम लोग देखें, तो दे वर अ ट्रेडिशनल सोसाइटी इन 1800s. उसके बाद 1860s में वो लोग एक प्री कंडीशन और टेक ऑफ में वो लोग आते हैं. ना ये जो चार्ट मैंने बनाया है, ये एक अमेरिका के एक बहुत बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट है वॉल्टन रॉस्टो, उनका बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, जिसको कहा जाता है टेक ऑफ थ्योरी स्टेजेस. कोई भी इकोनॉमी उनका मानना है कि 5 स्टेजेस में आगे बढ़ती है. सबसे पहले होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, जब हम लोग अग्रेरियन सोसाइटी लार्जली होते हैं. उसके बाद प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, फिर टेक ऑफ, उसके बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड हाई कंजम्पशन. तो ये जो स्टेज होता है टेक ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद ही आपके डेवलपमेंट होते हैं. तो अमेरिका अपने दौर में, अमेरिका का टेक ऑफ स्टेज आप देखिए 1900 1920s में आता है, और उसके बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी 1945, और अभी जाकर के वो डेवलप के आसपास 1950s तक आते हैं. एंड फॉर दैट उनको 2 वॉर्स का सहारा मिलता है. अमेरिका की इकोनॉमी के लिए वॉर इज अ वेरी गुड प्रोडक्टिव थिंग. इट इज अ डिफरेंट डिबेट, विल नॉट लेट्स गेट इनटू दैट. बट आप देखिए जब अमेरिका की इकोनॉमी 2020 में भी कोविड में रिसेशन में जा रही थी, तो जैसे यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है तो अमेरिका की इकोनॉमी काफी स्टेबल फिर से हो गई है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सफर कर रहा है. आपका क्वेश्चन एक वॉर के ऊपर भी था, अनसर्टेनिटी के टाइम्स में, बट अमेरिका के लिए, बिकॉज इट इज अ कंट्री विच हैज अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तो द मोर वॉर्स हैपन, द मोर दे आर सेलिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उनके देश को ज्यादा प्रॉफिट आती है. तो World War I and World War II actually strengthened the American economy, and in 1921 dollar had become the world's largest reserve currency, replacing Great Britain pound. And after World War II 1945 के बाद अमेरिका became a superpower along with USSR in a smaller lesser extent. Now इंडिया पे अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के, तो इंडिया का जो अगला जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स होने वाला है, if America was a product of industrial revolution, India is going to be a product of, I call that ideastrial revolution. Ideas plus industrial. Idea का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट. तो भारत के लिए जो आने वाले दुनिया में अभी मेगा ट्रेंड्स होने वाले हैं, पूरी दुनिया में किसी भी देश के लिए, वो ये 4 मेगा ट्रेंड होंगे. डेमोग्राफिक्स, डीग्लोबलाइजेशन, इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक, डीकार्बनाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन. और ये चारों में, ये पूरी दुनिया के लिए होने वाले मेगा ट्रेंड्स, और हर देश किसी ना किसी फैक्टर में सफर कर रहा है. जैसे कि डेमोग्राफिक्स में चाइना इज द एजिंग कंट्री, जापान, साउथ कोरिया या कोरिया और मेनी अदर कंट्रीज, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दे आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ लो पॉपुलेशन, लेसर पॉपुलेशन. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अब बहुत सारे कंट्रीज फिर से प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं. देन अगला स्टेज है डीकार्बनाइजेशन. यूएस, यूरोप, इन सब के लिए इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनका इकोनॉमी है, दैट इज बैक्ड बाय हाइड्रोकार्बन्स. तो उनको वहां से हट करके क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में फोकस करना होगा. एंड फोर्थ इज डिजिटलाइजेशन. नाउ देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड जो इन चारों मेगा ट्रेंड्स में जिसका फायदा होगा, वो फायदा होने वाला है एक देश का, जो है हमारा भारत. हमारे डेमोग्राफिक्स, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन एट प्रेजेंट विद एवरेज एज ऑफ 29 years, and to remain the average, we are going to remain the youngest population of the world till 2070. This trend is likely to be continuing. Then deglobalization अगर जितना होगा, तो deglobalization मतलब चाइना या बाकी देश से अगर लोग हटेंगे, तो उसका फायदा भी हम ही को होगा. We are going to be the biggest, we are poised to be one of the biggest beneficiary of that. Then decarbonization में हमारी जो मेजर अब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो ग्रीन एनर्जी पे हो रही है. इट इज गोइंग टू बी, वी आर राइट नाउ सोलर में हम लोग वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं. आपको याद होगा प्रधानमंत्री आते ही सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म करते हैं. ही सेड कि वी आर नॉट ब्लेस्ड विद हाइड्रोकार्बन्स, बट वी आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनलाइट. तो हमारे सूरज की रोशनी है, वही हमारा फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एनर्जी होने वाला है. हमारे जो अगले पिलर्स होने वाले इस मेगा ट्रेंड्स, जो पिलर्स होंगे हमारे, वो होंगे
ऑफशोरिंग, यानी कि बाकी विदेशों से हमारे पास में आएंगे जॉब्स। इवन एट द पीक ऑफ कोविड इंडिया में अराउंड 1 मिलियन जॉब्स विदेश से भारत आए थे, एंड दे वर इन टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सेक्टर्स। डिजिटलाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटलाइजेशन में हमारा सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है, दिस इज आवर डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग इंडिया स्टैक बोलते हैं। जब 2012-13 में आधार कार्ड जब लॉन्च हुआ था, तो इट वाज जस्ट अ वेरी ऑर्डिनरी कार्ड, जैसे कि स्कूल कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक नंबर था उसके। वी हैड जीरो आइडिया व्हाट इज द फ्यूचर एंड पोटेंशियल ऑफ दैट आइडेंटिटी कार्ड। बट 2016 में मोदी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने, दे लॉन्च यूआईडीआई एक्ट, उसको उसको ताकत दिया, उसको एक टीथ दिया, दांत, उसको शक्ति दी। तो उसके बाद हमने सबसे पहला उसमें अपग्रेडेशन लाया, ई केवाईसी। नाउ ई केवाईसी से क्या होता है, आज एक कंपनी लाइक जीरोधा और ग्रो और एनी कंपनी, आप सीधे ई केवाईसी, आपका वैलिडेशन आधार बेस्ड हो जाता है ऑनलाइन। यू डोंट हैव टू गो टू अ बैंक टू ओपन योर बैंक अकाउंट और अ म्यूचुअल फंड अकाउंट और सेवरल अदर बिजनेसेस, और आप तुरंत, आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से आप सब कुछ हो जा रहा है, राइट। तो वो आता है सबसे बड़ा ई केवाईसी से हमारा अचीवमेंट, कि कई सारे करोड़ों कंपनी, इमेजिन अगर 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ था, दे हैड कम विद मिशन कि हम लोग 6 महीना में 10 करोड़ अपने कनेक्शंस को बेचेंगे, सब्सक्राइबर्स ऐड करेंगे। अगर वो पेपर बेस्ड अपना गए होते, तो इट वुड हैव टेकन देम सेवरल इयर्स, जस्ट लाइक एयरटेल एंड अदर कंपनीज डिड। उन्होंने ई केवाईसी के माध्यम से अपना प्लेटफॉर्म पे आधार वेरिफिकेशन कराया, एंड विद इन 6 मंथ्स जियो हैड गॉट 10 करोड़ सब्सक्राइबर। इसी तरीके से कंपनी लाइक जीरोधा और इज एबल टू डिफीट, ओवरटेक एचडीएफसी, एसबीआई कैपिटल जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ number of subscribers of who are investing in stock markets. देन अगला इसका स्टेज आता है डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर की वजह से हमारे, एक हम लोग जो कॉमन यूज इसका समझते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेजेस के मार्कशीट्स इसमें हम लोग सेव करते हैं। हाँ, तो इसका सिर्फ इकलौता यूज नहीं है। जब कोविड हुआ था, तो डिजी लॉकर के में हम लोग के सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्टोर थे हमारे, इंक्लूडिंग हमारा कोविड वैक्सीनेशन। सो बिकॉज ऑफ दैट, आप एक वैक्सीन आप पटना में ले रहे हैं और दूसरा वैक्सीन आप दिल्ली में ले सकते हैं। ये दुनिया में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। उन सबको आज भी एक पेपर बेस्ड एप्लीकेशन पे ही उन लोग का साइन होता था, सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट, हैंड रिटन। अमेरिका, ब्रिटेन, मैंने कई मेरे दोस्तों के अपने देखा है, मेरे भाई यूएस में रहते हैं, उन लोग का भी एक हैंड रिटन था। और आपने जिस क्लिनिक में अपना पहला शॉट लिया, उसी क्लिनिक में आपको जाके दूसरा शॉट लेना है। बट आप इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन टेक एनीवेयर। सो दैट इज व्हाई वी आर एबल टू गिव वैक्सीनेशन फॉर 2 बिलियन doses of vaccination to 1 billion plus population. ये हमारा डिजी लॉकर, अगेन इट वाज बेस्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट केम पेमेंट इंटरफेस, तो यूपीआई, उसके बारे में अब लेट्स सेट द बेटर, अब हर इवन गोलगप्पा एंड एवरीवेयर यू सी दैट यूपीआई। अगला जो स्टेज इसमें आने वाला है, दैट इज वन डिजिटल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये रेवोल्यूशनाइज कर देगा हमारे शॉपिंग को। आज के टाइम में Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, व्हाटएवर जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, दे आर इन फेवर ऑफ बिग कंपनीज। अगर मैं और आप एक छोटा सा दुकान खोलना चाहते हैं, वहां पे अपना कुछ एक नोटबुक का बेचना चाहते हैं, तो हमारा शायद उसको है ही नहीं, क्योंकि पहले तो स्पॉन्सर्ड ऐड आएंगे उसमें, स्पॉन्सर्ड, उसके बाद उनके एल्गोरिथम हम लोग फिट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर मैं स्विगी पे अपना एक रेस्टोरेंट अपना खोलना चाहता हूँ, जस्ट आज ही खोला हूँ मैंने, एक अपना एक ढाबा, एक माँ का रसोई नाम का समथिंग, तो पहले तो मुझको डोमिनोज और यही सब का ही ऐड दिखाएगा स्विगी पे या जोमेटो पे। ONDC is going to kill that. It is going to be the UPI type of डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स, जैसे पेटीएम या जो भी हम लोग यूपीआई बोलते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग जहां पे एक छोटा सा ऑर्डिनरी सेलर सिटिंग इन विलेज ऑफ दरभंगा विल बी एबल टू सेल हर प्रोडक्ट्स ऑफ से मधुबनी पेंटिंग टू अ 5-star एग्जीबिशन इन ताज होटल इन मुंबई। दैट इज गोइंग टू बी द पावर ऑफ ONDC। ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है अभी। It is a very nascent stage. It has not picked up the way it was supposed to pick, but it is, and उसके अगला स्टेज आएगा ओकेन। वो होने वाला है ओपन क्रेडिट एनेबल नेटवर्क। आपको आज के टाइम में हम सबको पैसे, क्रेडिट की काफी आवश्यकता होती है। जितना क्रेडिट आता है तो लोग रिस्क लेकर के इन्वेस्ट करते हैं अगर बिजनेस में, तो वो इट लीड्स टू प्रोडक्टिविटी। तो दिस विल बी अगेन समथिंग लेंडिंग एंड बोरोइंग के लिए ओकेन हम लोग अगला स्टेज में लॉन्च करने वाले हैं। सो दीज आर, और इस ये जो पिलर्स है हमारे 3 पिलर, ऑफशोरिंग, डिजिटलाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन में राइट नाउ इंडिया कंज्यूम्स रफली 800 वॉट्स ऑफ एनर्जी पर डे। ओके, इन कंपैरिजन हम लोग भारत में एक दिन में, प्रतिदिन हम लोग 800 वॉट एनर्जी कंज्यूम करते हैं, सब कुछ मिला करके, ठीक है।
अगर आप इसी को अमेरिका से तुलना करते हैं, उनका प्रतिदिन जो खर्चा है एनर्जी कंजम्पशन वो है 9000 वॉट्स पर डे। अगर इसको एक हम लोग तुलना में देखना चाहते हैं तो 9000 वॉट्स पर डे का अर्थ है समथिंग इक्वलेंट टू 30 टन एलिफेंट। अब 30 टन का कोई एलिफेंट होता नहीं है, तो एक अगर 6 अफ्रीकन एलिफेंट जो सबसे बड़े क्रीचर है इस प्लैनेट पे, वो जितना एक दिन में कंज्यूम करते हैं एनर्जी, खाना पीना उनका, वो अमेरिका का एक व्यक्ति कंज्यूम करता है। दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, योर हीटर, एसी, सब कुछ आपके फोन में चलाने का, आपका खाने को प्रोड्यूस करना कैसे आप कर रहे हैं। तो अमेरिका इतना 9000 कर रहा है कंज्यूम और भारत 800 वॉट प्रतिदिन। सो नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम एक एक साइकिल होती है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट साइकिल। जब प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड हर घर बिजली वाला योजना, तो आज इंडिया में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। हम लोग डिबेट कर सकते हैं कि 24 घंटा आ रहा है नहीं आ रहा है, बट अब हर घर में आ चुका है। तो एक साइकिल अब क्रिएट हो चुका है। इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं वर्चुअस साइकिल, जहां पे हाई एनर्जी कंजम्पशन लीड्स टू हाई ग्रोथ, हाई एनर्जी कंजम्पशन लीड्स टू हाई ग्रोथ, एंड हाई ग्रोथ लीड्स टू हाई एनर्जी कंजम्पशन। एक साइकिल बनता रहता है। तो हाई एनर्जी कंजम्पशन, हाई ग्रोथ, हाई ग्रोथ, हाई एनर्जी कंजम्पशन। तो अब हम लोग का वो साइकिल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो दिस इज गोइंग टू बी, एंड दिस द ब्यूटी ऑफ आवर एनर्जी ट्रांजिशन इज दैट इट इज ऑल बेस्ड ऑन क्लीन एनर्जी। हमारा हाइड्रोकार्बन्स हम लोग अपना कम करने की स्थिति में है। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज going to accomplish its Paris Peace Accord target well ahead of our deadline. हम लोग 2050 से पहले हम लोग नेट कार्बन जीरो होने के कगार पे, अपने टाइमलाइन से कहीं पहले ही हम लोग शायद में भी 2045 2050 तक से पहले हम लोग अपना अचीव कर लेंगे। बट अभी आपने चाइना की बात की और अभी आपने अमेरिका की बात की, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 23 साल का हमारा अभी 2047 तक हमको जी 47 तक में हमें विकसित राष्ट्र बनना है। तो अभी से लेके जो हमारा इस विकसित भारत बनने में भारत को चीन और अमेरिका, इन दोनों की जो महाशक्ति है, इन दोनों महाशक्तियों से किस तरह की चुनौतियां और किस तरह के सहयोग की अपॉर्चुनिटी हमें आपको भारत को दिखती है, मिलती है, चुनौतियां और अपॉर्चुनिटीज इन दोनों इकोनॉमिक्स। क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस में का जो टेक्स्ट बुक था वी आर मेहता का ओल्ड वाला, उसमें एक सिंपल सा डेफिनेशन था, पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये 3 पहिए हैं, 3C, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, कंपटीशन, या आई ऑलवेज यूज द वर्ड कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये तीनों हमेशा साथ में चलते रहते हैं। तो हमारे साथ में भी वही चीज है। यूएस के साथ में हम लोग कोऑपरेट करते हैं कई चीजों में, और हम लोग कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं और कॉम्पीट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी कोऑपरेट विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन इश्यूज ऑफ क्वाड, ऑन इश्यूज ऑफ I2U2, ठीक है, बट वी कॉम्पीट विथ देम इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी हैव सम माइनर कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस इन वाइपो, इंटरनेशनल पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी हमारे यूएस को कि अगर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज्यादा केसेस फाइल्ड है भारत के अगेंस्ट में किसी ने, वो अमेरिका ने फाइल किया हुआ है। एंड वी हैव टू स्पेंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, रुपीज या बिलियन, आई डोंट नो व्हाट इज दैट नंबर्स एंड ऑल, लाखों करोड़ या व्हाटएवर जो भी करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ना हम लोग, लॉयर्स को हायर करने पड़ते हैं वहां पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, उसके कारण से कितना डिले हो रहा है। So that is the nature of international politics. All the three go. Same way you can see with China also. We cooperate with them on lots of issues. We compete with them, and we also have some conflict relationships. तो ये चलता रहेगा. We are not going to be bothered about all these things. We have to accept this as a reality, and we have to keep moving it. Only problem will come जब कोई major war break ना हो जाए. And the only war that I think which can stop our India's growth story is a war in Taiwan. If that happens, then that will be a big blow for world growth as well as for us. Even then, we'll continue to grow, but then that will be a big hit. Okay. Rest will Ukraine and all these things, they keep going on. यहीं से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि अमेरिका जो है सर, वहाँ उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, उसके आंकड़े हैं मेरे पास, 2021 तक एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट यानी कृषि के क्षेत्र में जो अमेरिका का एम्प्लॉयमेंट है वो मात्र 1% है। और वहीं अगर भारत के एग्रेरियन सोसाइटी को देखें तो हमारे यहाँ 47% एम्प्लॉयमेंट जो है कृषि के क्षेत्र में है। ये PLFS का सर्वे है सर।
जी, तो जी। इस सिनेरियो में आप ये कैसे हाइपोथेसिस को आगे लेके बढ़ रहे हैं कि अमेरिका ने जो 125 साल में किया, उसको भारत जो है 23 या 24 या 25 साल के अंदर अचीव कर लेगा? वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट्स हाई टाइम दैट वी एड्रेस दिस क्वेश्चन। ये वास्तविकता है कि कोई भी, नॉट जस्ट अमेरिका, एनी डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर वो आज वहाँ पे एग्रीकल्चर में सबसे कम एम्प्लॉयमेंट होंगे, लेबर फोर्स होंगे, और बाकी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में ज़्यादा होंगे। तो इफ यू टेक इंडिया इन प्री 1947, तो हमारे एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स था अराउंड 90%। ठीक है। अराउंड 2007, 8, 9 के दौर में हमारे पास 68% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। टुडे वी हैव 43%। 47% पीएलएफएस सर्वे है सर, ये नो, दैट इज 2021 20। का। हाँ, 21, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। वी हैव अराउंड जी, 43% ऑफ आवर लेबर फोर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर अभी। जी, तो अब हमें इन सबको एग्री और देन वी हैव टू सी कि एग्रीकल्चर से आउटपुट क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी क्या है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत कम है एग्रीकल्चर से। हमारे सिर्फ 2022 में 16% के आसपास हमने एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूट किया था, एंड 25% हमारा मैन्युफैक्चरिंग में, एंड 48-49% आया था सर्विसेज में। सो नाउ हमें 43% ऑफ द पीपल आर प्रोड्यूसिंग जस्ट 16% ऑफ द इंडियाज जीडीपी। इसलिए अब हम लोग को एग्रीकल्चर से इन लोग को हटा करके इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में लाना होगा, जिसकी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, बट प्रोग्रेस हैज बीन वेरी स्लो, एंड दैट हैज टू बी डन, फॉर व्हिच farm laws was a very rightful step. Unfortunately, it was uh, the government had to bend down because of the political compulsions. I hope in the third stage we will be able to bring farm laws again, but based on consensus and unity of the farmers, ओके। not by passing उनको साथ में लेकर के। और वो इस बार हम लोग को जब फार्म लॉज अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हम लोग को दिख रहा है कि काफी ज्यादा वैसा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा जैसे पिछले साल था। उसका एक ये भी रीजन है कि काफी सारे फार्मर्स ने ये रियलाइज किया है कि पिछले साल के प्रोटेस्ट के बाद उनको कुछ खास नहीं मिला। आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे जब किसान लोग अपने दूध को फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं रोड पर, क्योंकि उनको फसल नहीं मिल रही है। तो अगर हम लोग फार्म रिफॉर्म्स को ले आते हैं, तो हम लोग काफी ज्यादा उस इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को हम लोग कॉर्पोरेटाइज करके मॉडर्नाइज कर सकते हैं। एंड व्हेन आई यूज द वर्ड कॉर्पोरेटाइज, लेट्स नॉट गो टर्न टू दैट आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट थिंग। Corporatization is a good thing. I stand completely on that, and we'll be able to reduce from 43%. We'll be able to bring a lot of them in agro-based industrial sector, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट एग्रो बेस्ड सपोर्टिव बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी तो आपके होते हैं ना। जी, जी। सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो फार्मर की इनकम है, वो 2022 तक डबल करने की बात। इसी तरह के वादे, कई सारे वादे 2022 के एंड तक ये होने के वादे किए गए थे। बट जब हम 2022 का ये साल जब खत्म होता है, आते-आते जब इसकी इसकी लेकिन कोई जब ये ईयर एंड होता है, टारगेट का ईयर जो है वो खत्म होता है, तो इस पे कोई चर्चा नहीं होती है सर। ये सिर्फ फार्मर के इनकम के साथ ही बात नहीं है, और भी कई तरह की बातें 2022 तक में होनी थी, बट ये हो नहीं पाई। तो हम ये क्यों ना समझे कि सरकार की जो नीति है, वो नीति तो ठीक है कि नीतियां वो ला रही हैं, बट वो नीतियों के कार्यान्वयन में जिस तरह की बातें आपने कही कि आरटीई, आरटीआई, उसको उस नीतियां आई, तो वही फैली, और तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी हो रही है। इस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था, इस पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था। देखिए, पहली बात तो इनकम की आपने बात किया है, तो जी, लेट्स also when I was talking about 2004 to 14, so you gave a benefit of जी, doubt to UPA government, and you said कि उस टाइम में you should consider that there was a global recession, right? या। जैसे 2007, right? आपके यहाँ जब जब हर ठीक सरकार है। के साथ चुनौतियां आ तो जाती है, कोविड आप हमारे इस पास सरकार के सामने unexpected, चुनौती। we got COVID, जी, which was both, जी, see, recession, 2007 recession was just an economic crisis, and हम्म। COVID was a health as well as economic crisis. It was a double-edged sword, a बट double कहीं कहीं अभी तक value. ये साबित नहीं हुआ है, कई जगह ये भी होता है कि मैन मेड क्राइसिस है, और इसका That लाभ सरकारों ने भी वो काफी। वो जी, कंस्पिरेसी थियरीज है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट वो सब इसका हम। इस्तेमाल, ठीक है कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी हो सकती है, बट इसका इस्तेमाल सरकारों ने अपने सत्ता को मजबूत करने या फिर कंट्रोल को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में कई जगह पे ये साबित हो रहे हैं कि किया है।
जी बाकी सर, दुनिया का हमें नहीं ओवर टू पता। मैं अपने देश के बारे में और अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा। फार्मर्स की जी बात सर, हम लोग करते हैं तो हमने अगर 2015 से 2024 का हम लोग देखते हैं, राइज़ इन जी एमएसपी। सर, तो जी सर, बिटवीन 2015 टू 24 पैडी 61%, ज्वार 108%, बाजरा 100%, मेज 60%, रागी 148%, तूर 61%, ग्राउंडनट 59%, व्हीट 57%, सनफ्लावर 90%, जूट 110%। तो ये हमारा हम लोगों ने एमएसपी बहुत ज्यादा बढ़ाया है कंपेयर टू द erstwhile यूपीए इरा। रिगार्डिंग द इनकम, इनकम हम लोग ऑफ कोर्स ये कह सकते हैं कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो डबल नहीं हुआ है, बट डबल से काफी ज्यादा क्लोज हो चुका है। इफ यू लुक एट द पर कैपिटा ऑफ इनकम, द पर कैपिटा ऑफ इनकम हैज डबल्ड इन द लास्ट 10 इयर्स। पहले हमारा 2004 टू 14 में जो जीडीपी था, पर कैपिटा जीडीपी, मैंने पीपीटी में भी आपको दिखाया था, उस पॉइंट को मेंशन किया था जब जी, जी, वी आर जी, कंपेयरिंग यूपी एंड वो एक टेबल था। तो आई जी, अभी हमारा $2500 के ऊपर है, उस टाइम में उसका लेस देन 50% था। तो इनकम हैज डबल्ड। इस बात को आई एम सरप्राइज कि गवर्नमेंट या उसके स्पोक्स पर्सन उतना अग्रेसिवली उतना फोर्सफुली नहीं बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट द इनकम हैज डबल्ड। और ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि फार्म इनकम हैज नॉट डबल्ड, बट इन जनरल पर कैपिटा इनकम हैज डबल्ड एंड फार्म इनकम इज क्लोज टू डबल। और अगर कोविड नहीं हुआ होता तो हम लोग अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट भी अचीव कर लिए होते, जो कि अभी हम लोग 3 पॉइंट इस साल जुलाई में जब बजट पेश होगा तो हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन के आसपास होगी। तो जी, वो $5 ट्रिलियन भी अचीव हो जाता, तो इट वाज नॉट अ जुमला व्हिच आवर क्रिटिक्स जी, वुड लाइक टू आर्ग्यू। और जी, एक जुमले की बात है तो मैं एक पॉइंट को जरूर ऐड करना चाहूंगा, आज उसको आंसर करना चाहूंगा, 15 लाख रुपए वाला। जी, जी, ये आप जी, इसके लिए मैं खुद से बोल दूंगा। देखिए, जी, मुझे आप जो भी 15 लाख रुपए जिनको चाहिए, मुझे एक बार अनुरोध है उनसे कि प्रधानमंत्री के वो वीडियो को हमें दिखा दे। कहाँ पे प्रधानमंत्री ने बोला है कि 15 लाख दूंगा? प्रधानमंत्री ने ये कहा सबके था। खाते में आ जाए। जी, नहीं, उन्होंने लेकिन हाँ, नहीं, उन्होंने लेकिन सर ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आई कि वो जुमला था, यानी नहीं, नहीं, सरकार ने कंसिडर किया। नहीं, 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 वो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट पे ही मैं हम लोग खेलते हैं। जी, प्रधानमंत्री का आप वीडियो देखिएगा, उसमें वो बोलते हैं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिए थे कि इतने देश में जो भारत के ब्लैक मनी बाहर में है, अगर उनको ले आ जाता है तो हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। लाइक इट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उन्होंने ये नहीं कहा था ऐसे कि ही आपके आ खाते में। जाएँगे, आ सकते हैं नहीं था नहीं, सर, नहीं, नहीं, वो आ इट इज जाएँगे। मैंने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा है, कई बार देखा है, इस बात पे कई बार डिस्कशन भी हुई है। आप प्लीज इसको जी, चेक करिएगा। तो ये जी जुमला वाला ज़रूर चीज हम चेक हमारी करेंगे। सरकार नहीं करती है। बट गृह मंत्री ने इतने बड़े मंत्री ने वो जस्ट सेकंड नंबर मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने इसको कंसीडर किया कि ये जुमला था। ये देखिए, जुमला था, मैं तो उन्होंने कंसीडर किया पब्लिकली। मोदी सरकार ने जब जब वो सरकार आई थी 2013 के समय जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति ये क्या है? मोदी जी ने 2019 के चुनाव के पहले एक निजी समाचार चैनल या अखबार में या फिर टीवी चैनल पे इन्होंने कहा था कि लोग ये समझते नहीं है, तो क्या आप लोगों को ये समझाने का उन्होंने कहा था कि पहले जैसे उन्होंने 2 एग्जांपल्स दिए थे, मेरे पास वो एग्जांपल्स है। ये 26 अप्रैल 2019 का स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कहा था कि पहले मेरे कैबिनेट नोट को पूरी कैबिनेट तक पहुँचने में 6 महीने लगते थे, अब केवल 15 दिन लगते हैं। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यही है। आप इसे एलैबोरेट कैसे करेंगे सर? जब आप मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं थे, इस नीति को का कितना असर आप अपने कामों में, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में और मंत्रालय को कामों में देखते हैं सर? देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत देश में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज बेसिकली अ कॉटिलियन कॉन्सेप्ट। अर्थशास्त्र में चाणक्य जी की नीति है ये। तो चाणक्य जो व्हेनेवर वी थिंक ऑफ कौटिल्य, हिज कॉन्सेप्ट वाज कि द स्टेट शुड बी लिमिटेड ओनली टू प्रोवाइडिंग एक बेसिक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबॉडी। स्टेट शुड नॉट बी हर एक नुक एंड कॉर्नर में नहीं घुसना चाहिए। इन दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द अशोकन आइडिया ऑफ स्टेट। अशोक आइडिया था, ही टुक वेलफेयर स्टेट टू द प्राइम, लाइक टू द मैक्सिमम स्टेज। तो अशोक का कॉन्सेप्ट था, ही वाज कंसीडर्ड एज, ही सेड कि आई कंसीडर माय सब्जेक्ट्स एज माय चिल्ड्रन। तो वो अपने प्रजा को बच्चे मानने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव सेंस में, उसका हर एक चीज को वो देखते थे। जैसे कि हर एक चीज के लिए कानून बना दिया था। जैसे कि किसी एक बुल को सिर्फ एक पूर्णिमा के दिन में आपको कैस्ट्रेट करना है। नाउ प्लीज टेल मी, हाउ डज इट मैटर टू अ बुल कि आप उसको किस दिन कैस्ट्रेट कर रहे हैं? इज इट बॉदर्ड? बट चाणक्य वाज लाइक, नो, विल स्टेट विल नॉट इन्वॉल्व इन योर डे टू डे अफेयर। वी विल डू द जॉब ऑफ रेगुलेशन, विल प्रोवाइड यू अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड विल बी अ रेफरी। बाकी आपको अपने हिसाब से जीना है।
वही चीज है, आइडिया हमारे आज के समय में जब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, तो स्टेट ऑफ इंडिया इज गोइंग इज वी एम एट क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ इंडिया जहां पे स्टेट इज जस्ट अ रेफरी, और वहां पे पब्लिक एंड प्राइवेट पीपल आर फ्री टू इन्वॉल्व द वे दे वांट सक्सेस। वी विल सोशलाइज सक्सेस एंड प्राइवेटाइज लॉसेस। जो सक्सेस होंगे वो सबके होंगे, लॉसेस जो होंगे वो आपके होंगे अगर आप लॉस सफर करते हो, बिकॉज आपने अगर आप लॉस कर रहे हो तो दैट मीन्स यू हैव नॉट वर्क प्रॉपर्ली। तो दैट इज द होल आइडिया फॉर मिनिमम गवर्नेंस। तो जब हम लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो रिफॉर्म्स में हमारा जो अगला स्टेज ऑफ रिफॉर्म्स जो आई बिलीव की होगा, हो सकता है, that will be administrative reforms where we will try to eliminate middlemen in form of bureaucrats as much as from the citizen and the state. We have already done that in taxation reforms, जब इनकम टैक्स और कई सारे पोर्टल्स में हम लोग स्टेट अपैरेटस को हटा चुके हैं। आप अपने फॉर्म को बिल्कुल इनकम टैक्स तो डायरेक्टली पहले भरते हो, आपने पेपर पेन को हटा दिया। तो मिनिमम गवर्नमेंट आपको हर एक फॉर्म में आ रहा है। आपके ग्रीवांसेस आप आज ट्विटर पे अपना डाल देते हो, और आपका आप ट्रेन में जा रहे हो कि और आप लिखते हो कि मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रही है, तो इट गेट्स सॉल्व्ड। पहले आपको क्या करना होता था, एक ट्रेन में कोच में कंपार्टमेंट में कोई टीटी होगा, उसको एक ग्रीवांस बुक होगा, उसमें आप कंप्लेन रजिस्टर करिएगा, एंड वो कंप्लेन रजिस्टर कुछ होने वाला नहीं है। बट आज के टाइम में ट्विटर पे जो आप लिखते हो तो 99% चांस है कि आपको सॉल्व हो जाता होगा, एंड आई बिलीव कि आपने भी कभी किया होगा या आपके दर्शकों ने किया होगा। तो इसी तरीके से मिनिमम गवर्नेंस में हम लोग आपके ब्यूरोक्रेट्स को बीच से हटाते जा रहे हैं, स्टेट अपैरेटस को हटाते जा रहे हैं, और गवर्नेंस मैक्सिमम होता जा रहा है, बेनिफिशियरी ज्यादा होते जा रहे हैं। वही मैंने डीबीटी में भी बात किया था, हर एक फैक्टर में आपको देखिए। तो मेनी पीपल कंफ्यूज दिस विथ मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब कि हमारी साइज ऑफ गवर्नमेंट विल बी स्मॉल, यानी हमारे मंत्री कम होंगे, हमारे आईएएस कम होंगे, हमारे रिक्रूटमेंट कम होंगे। नो, रिक्रूटमेंट हो जो रहा है वो चेंज हो या ना हो, but bureaucrats will be out of your life and my life as a common citizen, उसको जितना हम लोग कम कर सके। सेम वे जुडिशरी को हम लोग अगर नेक्स्ट रिफॉर्म से हम लोग को देखना है कि we have to enforce all the contracts and we have to ensure that जो 40 मिलियन पेंडिंग केसेस है उनको हम लोग सॉल्व कर सके जल्द से जल्द। इन सब चीजों पे हमें अपने अगले रिफॉर्म्स में अपना काम करना है। यही मेरे समझ से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की फिलॉसफी को दर्शाती है।